रहे हैं सारक की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। सारक की रासायनिक अभिक्रिया में पहले हमने बताया है सारक की किससे क्रिया कराएंगे, धातु से क्रिया। आप ध्यान रखना, सारक प्लस धातु तो आपके बनेगा लवण और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। यानी सारक अगर धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, लवण के साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये कि ये धातु से क्रिया अगर अम्ल की करवाते हैं तो भी क्या बनता है, लवण और साथ में कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस। जैसे हम सारक में ले लेते हैं NaOH। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस धातु में हमने लिया जिंक यानी Zn। तो क्या होगा, अब हमें बनाना है लवण और साथ में निकालने हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकाल दो पहले H2, ये गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अब देखिए H2 यानी 2H चाहिए, यहाँ पर एक ही है तो आगे कितना लगा दिया हमने, 2 लगा दिया, तो H 2 बार चला गया। अब पीछे कौन बचा, Na बचा 2 तो Na2, यहां Zn बच गया Zn, O भी 2 बच गया तो O2। इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे आप इसे, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। मतलब सारक धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं और लवण के साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या अभिक्रिया अम्ल से भी थी तो उसमें भी क्या बनता था, लवण और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए इसके पास में क्या लेकर जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती। तो चट चट या फट फट की या पॉप साउंड आएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, एक परख नली लेते हैं। उस परख नली के अंदर क्या लेते हैं, वही जो मैंने अम्ल में बताया था, जिंक धातु के टुकड़े, और उसमें क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। जैसे ही NaOH डालेंगे तो गैस के बुलबुले बनेंगे। वो गैस के बुलबुले परख नली से निकलते हुए निकास नली में आएंगे और निकास नली से होते हुए साबुन के विलयन से होते हुए कहां आएंगे, बाहर। जैसे ही बुलबुले साबुन के विलयन से बाहर आएंगे उसके पास हम क्या लेकर जाएंगे, मोमबत्ती। तो बुलबुले चट चट या फट फट की आवाज के साथ फटेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। अब दूसरी अभिक्रिया हम करवाते हैं सारक की धातु कार्बोनेट से। धातु कार्बोनेट से कोई भी क्रिया नहीं होती है। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन सारक धातु कार्बोनेट से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं दर्शाते हैं। तीसरी हम अभिक्रिया बात करते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब धातु कार्बोनेट से क्रिया नहीं हुई तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी सारक की कोई भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है। मतलब सारक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी क्रिया नहीं करेंगे। चौथी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है सारक की अधातु ऑक्साइड से। अधातु ऑक्साइड का मतलब हो गया कि किसी गैस से हम इसकी क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। तो ध्यान रखना इसमें सूत्र, सारक प्लस अधातु ऑक्साइड तो बनेगा लवण और साथ में क्या निकलेगा, जल निकलेगा। सारक प्लस अधातु ऑक्साइड तो लवण बन रहा है और साथ में क्या बनेगा, जल। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं सारक में CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का जो पानी होता है वो होता है, और OH जिसके लास्ट में लग जाए वो सारे आपके क्या होते हैं, सारक होते हैं। प्लस अधातु ऑक्साइड में हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस CaOH के होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगी तो बनेगा लवण, साथ में क्या बनेगा, जल। पहले जल बनाइए। जल का सूत्र आप जानते हैं H2O होता है। अब यहां से H2O निकल गया, H2 यहां से एक O आ गया, पीछे क्या बचा, यहां पर Ca, ये Ca, यहां कौन बचा, CO2, और एक O यहां से इसके साथ चला गया तो क्या बनेगा, CaCO3। इसे बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। अरे समझ में आया आपको, ये आपके क्या होगी, सारक की रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं सारक के उपयोग। सारक के उपयोग, ध्यान देना, सारक के उपयोग में पहला उपयोग आपको बता दूं मैं, NaOH का उपयोग। NaOH का उपयोग आप ध्यान रखिए, साबुन, कागज और कांच की जो फैक्ट्रियां होती है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। NaOH से साबुन बनता है, कागज और कांच की फैक्ट्री में उनको साफ करने में इसका उपयोग होता है। नंबर 2,
CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग घरों के अंदर सफेदी करने में या कलर करने में काम में आता है। और तीसरा आता आपका MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में पेट दर्द के रूप की जो दवाई है उसमें काम में लिया जाता है। प्रति अम्ल या उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एंटासिड। प्रति अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो पेट की अम्लीयता को दूर करने में काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रति अम्ल या एंटासिड। मतलब जब कभी हमारा पेट दर्द होता है तो हमारे पेट के अंदर निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इससे हमारे पेट की पीएच का मान लगभग 2.2 होता है और जब इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो पीएच का मान उससे भी कम हो जाता है, लगभग 1.8 तक हो जाता है। उससे पेट दर्द होता है और जलन होती है। इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इनो पीते हैं, बेकिंग सोडा होता है या कुछ दवाई वगैरह आती है, जेल्यूसिल वगैरह सुना होगा। तो ये सारी जो दवाइयां हम पेट दर्द को दूर करने में काम में लेते हैं वो सारे क्या होते हैं? एंटासिड होते हैं। तो वे पदार्थ जो पेट की अम्लीयता को दूर करने में काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रति अम्ल या एंटासिड कहा जाता है। ये सारे पदार्थ जो है पेट की अम्लीयता को दूर करने में काम में आते हैं। इसके अंदर हम उदाहरण में लेंगे MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका एक कॉमन नाम आप जरूर याद रखें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे मुख्य रूप से हमारा क्या होता है? प्रति अम्ल होता है, जिसकी पीएच का मान 10 होता है और ये क्या करता है? पेट में जाकर अम्ल से क्रिया करके उसके गुणों को उदासीन कर देता है और पेट दर्द क्या होता है? सही होता है। इसके अलावा एक और काम में भी आता है आपके, बेकिंग सोडा आपने सुना होगा, वो भी पेट की अम्लीयता को दूर करता है। जैसे हम लोग इनो वगैरह पीते हैं, इनो में बेकिंग सोडा होता है। तो ये आपके क्या हो गया? प्रति अम्ल हो गया। अब हम बात करते हैं OH माइनस आयन के आधार पर क्षारक के प्रकार। कौन से आयन के आधार पर? OH माइनस आयन के आधार पर किसके प्रकार? क्षारक की। मैंने आपको बताया था क्षारक को जल में घोलते हैं तो कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस। उसके आधार पर क्षारक होते हैं 2 प्रकार के। एक तो आता है पहला प्रबल क्षारक और एक आता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जो जल में घुलने पर, किसमें घुलने पर? जल में घुलने पर पूर्णतः आयनित होते हैं या पूरे पूरे घुलकर OH माइनस आयन। कौन से आयन? OH माइनस आयन अधिक मात्रा में देते हैं। OH माइनस आयन क्या देंगे? अधिक मात्रा में देंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? प्रबल क्षार। जैसे आता है आपका NaOH सबसे ज्यादा प्रबल क्षार है। एक आता है KOH। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनको जब पानी में घोलते हैं तो आगे ब्रैकेट में लिखना है AQ। AQ का मतलब एक्वस यानी जलीय विलयन, यानी पानी में घुला गया है। तो NaOH को जैसे पानी में घोलेंगे तो बनेगा Na प्लस का प्लस OH माइनस का। KOH को घोलने पर K प्लस का, OH किसका बनेगा? माइनस का बनेगा। ये आपके क्या हो गए? प्रबल क्षार हो गए। अब आता है आपके दूसरा दुर्बल क्षार। जैसा कि हमने बताया प्रबल क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जिन्हें जल में घोलने पर OH माइनस आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल क्षार। तो वैसे के वैसे वे क्षार जिन्हें जल में घोलने पर OH माइनस आयन अधिक की जगह क्या आ जाएगा? कम मात्रा में। यानी कि OH माइनस आयन अगर कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं या जो क्षार है वो पूर्णतः जल में वियोजित नहीं होते और OH माइनस आयन कम देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी दुर्बल क्षार है। और NH4OH, इसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका किस प्रकार का क्षार है? दुर्बल क्षार है। तो ये सारे आपके कैसे क्षार हो गए? दुर्बल क्षार हो गए।